बच्चों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमारी इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे ऊर्जा स्तर के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे पास में कोई परमाणु होता है उसके अंदर जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं और बच्चों उनकी एनर्जी क्या होती है। और हम स्पेसिफिकल बात करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना, क्योंकि जो नील्स बोर ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया था वो बच्चों स्पेसिफिकल किसके लिए दिया था, हाइड्रोजन एटम के लिए भी दिया था। और बच्चों यह मॉडल है उन परमाणु या उन आयनों पर भी लागू हो गया जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 1 थी। तो बच्चों आज हम अपने इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, ऊर्जा स्तर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बच्चों ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में जोड़िएगा, ठीक है ना, जो आपके साथ ही मित्र है जो 12th क्लास में है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम शुरुआत करते हैं ऊर्जा स्तर के बारे में कि ऊर्जा स्तर हम किसे कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, आज मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था क्या कहलाती है। तो बच्चों क्या होता है कि जनरल तौर पर सामान्य रूप से क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो परमाणु का जो सेंटर भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं बच्चों, चक्कर लगाते हैं। ये वर्ताकार कक्षाएं बहुत सारी होती हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, इनका हम 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। आपको पता है जब n का मान 1 हो तो हम k कोस कहते हैं, 2 हो तो l, 3 हो तो m, 4 हो तो हम n। इस प्रकार से अब इनको अलग भी हम इनको अल्फा, बीटा, गामा, डेल ये नाम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न ऊर्जा के या अलग अलग ऊर्जा के जो वर्ताकार कक्ष होते हैं उनके अंदर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन बच्चों क्या होता है जनरल तौर पर, सामान्यतः क्या होता है, कमरे के ताप पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परमाणु के अंदर वो उसकी मूल अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं, मूल अवस्था में होते हैं, मतलब उस अवस्था में होते हैं जिसमें उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। मूल अवस्था मतलब निम्नतम अवस्था, मतलब मैं कहूं n बराबर 1। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो n का जो मान होता है वो बच्चों वो कभी भी 0 नहीं होता है। और n का मान बच्चों कब कितने से स्टार्ट होता है, कितने से प्रारंभ होता है, 1 से हमारे पास में प्रारंभ होता है। तो ये बात मैंने आपको अच्छे से बताई थी। तो बच्चों क्या होता है, कमरे के ताप पर जो अधिकतम परमाणु अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, क्या होते हैं, मूल अवस्था में रहते हैं। तो ये बात आप अच्छे से याद रखना। और बच्चों जब ये परमाणु अपनी मूल अवस्था को छोड़ करके किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो बच्चों जो उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो बच्चों ये उसकी कौन सी अवस्था कहलाती है, उत्तेजित अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्तेजित अवस्था कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास में n बराबर 1 है और ये मेरे पास में n बराबर 2 है, दूसरा कोष है, ठीक है। तो बच्चों n बराबर 1 को हम क्या कहते हैं, मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं या निम्नतम ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो बच्चों जनरल तौर पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, वो मूल ऊर्जा स्तर भी होते हैं। लेकिन उन्हें वो क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो वो ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं या और भी किसी कारण से उसको बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 में ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। मतलब यहां पर द्वितीय ऊर्जा स्तर में क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं, द्वितीय ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। लेकिन यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन का एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाना ये क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, ठीक है ना।
और बच्चों जब ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए आपको पता है उच्च ऊर्जा स्तर में यहाँ ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे इसकी ऊर्जा मान ली क्या है, E2 है, और यहाँ क्या है बच्चों, E1 है। तो आपको पता है E2 की एनर्जी E1 से क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि इसकी एनर्जी कम है। तो बच्चों ये उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ये फोटोन का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। फोटोन का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, और एनर्जी क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। तो बच्चों सबसे पहली बात तो हमारे पास में ये आती है कि जो अधिकतर परमाणु होते हैं वो मूल अवस्था में, या फिर मैं कहूं कमरे के ताप पर वो मूल अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब उनको बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है या फिर वो फोटोन का अवशोषण करके जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो बच्चों उच्च ऊर्जा स्तर में जाना क्या कहलाता है, जो उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाना क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। और बच्चों जब वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तो उनकी इस अवस्था को हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और बच्चों ध्यान से समझिएगा, n=1 से n=2 के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का पहला संक्रमण हुआ है, इसलिए ये उत्तेजित अवस्था बच्चों कौन सी है, फर्स्ट है। कौन सी है, फर्स्ट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां n=3 में जाए तो ये हमारे पास में कौन सी उत्तेजित अवस्था जाएगी, सेकंड उत्तेजित अवस्था जाएगी। कौन सी अवस्था जाएगी, सेकंड उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूं कि मूल अवस्था में कमरे के ताप पर जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में होते हैं, लेकिन जब उनको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है या वे वो फोटोन का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का निम्न स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। ये बात क्लियर। लेकिन बच्चों याद रखना, जब हम किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दें कि वो यहां से छोड़ करके बिल्कुल परमाणु से बाहर ही चला जाए, तो बच्चों ऐसी स्थिति में क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं बच्चों, आयनिक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक अवस्था कहते हैं, आयनिक अवस्था कहते हैं। तो ये बात भी बच्चों आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। यदि हमें परमाणु के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दे कि वो उस कक्ष को छोड़ करके उस परमाणु से बाहर चला जाए, तो बच्चों परमाणु की हम इस अवस्था को हम क्या कहते हैं बच्चों, आयनिक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक अवस्था। अब बच्चों हम ऊर्जा स्तर के बारे में बात कर रहे हैं, तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उनकी ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा और बच्चों याद रखिएगा, परमाणु के अंदर जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो कैसे होते हैं, विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। कैसे होते हैं, विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। और बच्चों विविक्त ऊर्जा स्तर की सबसे पहले परिकल्पना 1904 में किसने दी थी, फ्रैंक हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने दी थी। याद रखना परमाणु के अंदर सबसे पहले बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु के अंदर विविक्त ऊर्जा स्तर के बारे में सर्वप्रथम किसने प्रायोगिक रूप से सिद्ध करके बताया, तो आप याद रखना फ्रैंक हर्ट्ज को। ठीक है ना, इन्होंने सबसे पहले परमाणु के अंदर विविक्त ऊर्जा स्तर के बारे में बताया था। ठीक है ना। और जब बताने के बाद में नील्स बोर को अपना परमाणु मॉडल जब उन्होंने दिया था तो उनको बहुत मदद मिल गई थी। तभी तो उन्होंने कहा था, तभी तो उन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया था, और तभी उन्होंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो ना तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही वह ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। ये बात क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। ध्यान से क्या समझिएगा, देखो जब मैं बात करूं, ये मैंने आपको कुछ बेसिक बात बताई, संक्रमण क्या कहलाता है, उत्तेजित अवस्था क्या होती है, आयनिक अवस्था क्या होती है, मूल अवस्था क्या होती है। ठीक है। अब बच्चों अगर मैं हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करूं तो ये बातें आपको थोड़ी याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है विविक्त ऊर्जा स्तर के बारे में, विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं परमाणु के अंदर,
इनके बारे में किसने बताया, थोड़ा ये याद रखना है। किसने बताया बच्चों? फ्रैंक हर्ट्ज ने। किसने बताया? फ्रैंक हर्ट्ज ने बताया। कब बताया? 1904 में बताया। अब बच्चों आपको अच्छे से पता है, हमने इससे पहले वाली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। उससे पहले वाली क्लास में हमने बच्चों nवें कक्ष के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ये बात भी हमने जानी। अब बच्चों मैं बात करता हूं हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन, अगर मैं एटम की बात करूं, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में जो कुल ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है बच्चों? आपको पता है, वैसे कोई भी एटम हो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है En वो कितनी होती है? -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम है तो Z का मान कितना हो गया? 1 हो गया। 1 का स्क्वायर क्या रहेगा बच्चों? 1 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आ जाएगी, इसलिए बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये तो कब की बात है? कौन से कक्ष की एनर्जी है बच्चों? ये कौन से कक्ष की एनर्जी है? nवीं कक्ष की ऊर्जा है। इसकी है nवीं कक्ष की। अब बच्चों अगर मैं बात करूं यदि n बराबर 1 का मतलब बच्चों क्या है? मूल ऊर्जा स्तर या निम्नतम ऊर्जा स्तर। तो बच्चों मूल ऊर्जा स्तर या निम्नतम ऊर्जा स्तर की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए मूल ऊर्जा स्तर या निम्नतम ऊर्जा स्तर मतलब n बराबर 1 है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो बच्चों क्या होगी? ध्यान से समझिएगा। E1 इक्वल है, यहाँ n का मान 1 रखेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा, भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? हाइड्रोजन एटम की मूल अवस्था के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन की जो टोटल ऊर्जा होती है मूल अवस्था के अंदर वो कितनी होती है? तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये बात क्लियर? याद रखना, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाइड्रोजन एटम होता है हमारे पास में, उसकी मूल अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर? अब बच्चों मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन एटम की मूल अवस्था में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम कितनी ऊर्जा देंगे? ध्यान से समझिएगा। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर सी क्या होगा? +3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम कितनी एनर्जी देंगे। तो जल्दी से चलो कमेंट करके बताइए कि हम कितनी एनर्जी देंगे। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा कि मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम इतनी ही क्या देंगे? प्लस में ऊर्जा देंगे। तो बच्चों ये माइनस में तो कुल ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की, बाहर निकालने के लिए हम इसको क्या देंगे? प्लस में इतनी ही ऊर्जा दे देंगे। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, आयनिक अवस्था में हाइड्रोजन एटम हमारे पास आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये बात क्लियर? तो ये डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मूल अवस्था के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के। तो यह -13.6 है तो बच्चों प्लस के हमारे पास में क्या आ जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं मूल अवस्था के अंदर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करूं तो आपको पता है, ध्यान से समझिएगा, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के अंदर है क्या रिलेशन होता है। ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था अगर आपको पता हो तो
तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी की क्या होगी, 2 गुनी होगी। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, 27.6 दूनी 12, 27 पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। और बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था, थोड़ा याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होती है, और टोटल एनर्जी भी क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। ये मूल अवस्था के अंदर हमारे पास में ऊर्जा आ गई। ठीक है ना, ये बात ध्यान से समझना, क्लियर। हमारे पास में कौन सी अवस्था में, मूल अवस्था में। अब बच्चों अगर हमारे पास में मैं n बराबर दूसरे कोष की बात करूं, n बराबर 2 मतलब n बराबर 2 का मतलब बच्चों ये है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बच्चों, फर्स्ट उत्तेजित अवस्था। क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट उत्तेजित अवस्था। याद रखना n बराबर 2 को हम क्या बोलते हैं, प्रथम उत्तेजित अवस्था। और बच्चों प्रथम उत्तेजित अवस्था के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, n का मान 2 रख देंगे तो बच्चों हमारे पास में क्या आ जाएगा, E2 बराबर है -13.6 और बच्चे 2 का वर्ग, और बच्चों 2 का वर्ग हमारे पास में कितना आता है, 4, 13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, याद रखना 4 3 12, कितने बच गए, 1 दशमलव लगा दिया 6, तो बच्चे 4 चौक 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास में कौन से कक्ष की ऊर्जा आ गई, दूसरे कक्ष की, या मैं कहूं दूसरे कक्ष की, दूसरे कक्ष में, दूसरे कक्ष n बराबर 2, और n बराबर 2 को बच्चों हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये बात मैंने आपको क्लियर की थी कि ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है तो पहला संक्रमण है, इसलिए बच्चों ये हमारे पास में क्या है, फर्स्ट है, क्या है, उत्तेजित अवस्था आ गई, प्रथम उत्तेजित अवस्था। और अगर मैं द्वितीय की बात करूं तो ये n बराबर 3, अगर मैं तृतीय की बात करूं तो n बराबर 4 आ जाएगी। ठीक है ना, एक ज्यादा आ जाएगी, तो ये बात क्लियर। इसी प्रकार से बच्चों मैं आगे और चर्चा करूं किसकी, n बराबर 3, n बराबर 3 मतलब तीसरे कक्ष में। कौन से कक्ष में, तीसरे कक्ष में। तीसरे कक्ष का मतलब क्या है बच्चों, n बराबर 3 मतलब सेकंड उत्तेजित अवस्था। कौन सी उत्तेजित अवस्था, सेकंड उत्तेजित अवस्था। तो बच्चों सेकंड उत्तेजित अवस्था के अंदर हमारे पास में जो टोटल ऊर्जा आएगी वो क्या आएगी बच्चों, देखो n बराबर 30, तीसरे कक्ष को बच्चों हम क्या कहते हैं, द्वितीय उत्तेजित अवस्था भी कहते हैं। ठीक है ना, और द्वितीय उत्तेजित अवस्था में n का मान बच्चों कितना है हमारे पास में, 3 है, तो -13.6 अपॉन यहां पर 3 का वर्ग कर दिया, और बच्चों 3 का वर्ग हमारे पास में कितना होता है, 9 होता है, और 9 का भाग देंगे तो बच्चों हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, कितने बच गए बच्चों, 4 और ये 6, दशमलव उतार दिया, और बच्चों हमारे पास में ऐसे कैसे, तो 9 पंजू क्या आ जाएगा बच्चों, 45 आ जाएगा, 101 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ये हमारे पास में क्या आ गए बच्चों, हमारे पास में तीसरे कक्ष या हमारे पास में द्वितीय उत्तेजित अवस्था में क्या आ गई बच्चों, ऊर्जा हमारे पास में आ गई। तो यह ध्यान से समझिएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं बात करूं E4 की, तो E4 हमारे पास में कितना आता है बच्चों, ध्यान से समझना, E4 कितना आता है, -0 देखो 4 रख देंगे, 4 मतलब 4 चौक 16 हो जाएगा बच्चों हमारे पास में। तो क्या होगा, 0 माइनस जो हमारे चौथे कक्ष के अंदर जो हमारे पास में जो ऊर्जा होगी वो हमारे पास में ऊर्जा क्या होगी बच्चों, 0 तो यम भाग दे देंगे इसका, और भाग देंगे हमारे पास में फोर्थ कॉस में, चौथे कक्ष के अंदर हमारे पास में बच्चों क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। चौथे कक्ष की जो ऊर्जा होगी वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी बच्चों, ये डायरेक्ट हम वैसे सोल्व कर देंगे लेकिन फिर भी हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे शॉर्टकट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास में चौथे कक्ष की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से बच्चों
ये तो चौथा तो कक्ष है, लेकिन हमारे पास में कौन सी ये बच्चों थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। ये हमारे पास में बच्चों क्या है, सेकंड उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजित अवस्था है, ठीक है ना। और बच्चों ये हमारे पास में क्या है, थर्ड उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजित अवस्था है। इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं E5 की बात करूं तो यहां 5 रख देंगे, 5 और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, भाग रख के भाग देंगे, सोल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा। जो हमारे पास में फोर्थ क्या है उत्तेजित अवस्था, फोर्थ उत्तेजित अवस्था की क्या है बच्चों एनर्जी है। और बच्चों इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो E अनंत पर जो हमारे पास में ऊर्जा आएगी वो बच्चों क्या आ जाएगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास में हमको क्या हो जाएगी बच्चों प्राप्त हो जाएगी। तो याद रखना इस अवस्था के अंदर जो एटम होगा वो बच्चों कौन सी अवस्था में होगा, वो होगा आयनित अवस्था में। कौन सी अवस्था में, आयनित अवस्था में। ये बात अच्छी तरीके से याद रखना, अच्छी तरीके से समझना, ठीक है ना। यहां जो हमारे पास में जो एनर्जी हो जाएगी वो बच्चों क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और इस सिचुएशन में जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो बाहर निकल जाएंगे और बच्चों हमारे पास में आयनिक अवस्था के अंदर सिचुएशन हमारी आ जाएगी। अभी मैं आपको इन एनर्जी को मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको क्लियर करता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए सभी। तो स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा, तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। चलो अब अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप देखिएगा, इधर देखिएगा कि हमारे पास में क्या आता है, क्या आता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखें। ये हमारे पास में इस अक्ष पर मैंने क्या ले लिया बच्चों, कक्षक ले लिए। क्या ले लिए, कक्षक, ठीक है ना। यहां पर देखिए ये हमारे पास में एनर्जी ले ली यहां पर, इधर, ठीक है ना, एनर्जी। और यहां पर देखो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। जैसे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, ये मेरे पास में n बराबर 0 है। और बच्चों n बराबर अगर 0 है तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। और बच्चों इस अवस्था के अंदर जो हमारे पास में जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है बच्चों, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जब n का मान 0 नहीं, जब n का मान कितना होता है 1 होता है। n का मान 0 तो कभी होता ही नहीं है, समझ गया ना। 0 का मतलब नाभिक। और बच्चों नाभिक से हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अस्थायी हो जाएगा फिर बिल्कुल। तो ये मूल ऊर्जा स्तर है। उसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं किसकी, n = 2 की। तो बच्चों n = 2 की अगर मैं बात करूं तो हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, ये दूसरा कक्ष है, लेकिन बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट उत्तेजित अवस्था। क्या कहते हैं, प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था। और बच्चों इसके अंदर हमारे पास में जो एनर्जी आई थी वो कितनी आई थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास में एनर्जी आई थी। उसके बाद में बच्चों अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, n बराबर 3, तीसरा। n बराबर तीसरे कक्ष को बच्चों हम क्या कहते हैं, सेकंड उत्तेजित अवस्था। क्या कहेंगे, सेकंड उत्तेजित अवस्था कहेंगे। और बच्चों इस अवस्था के अंदर हमारे पास में जो एनर्जी होगी वो बच्चों क्या होगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों इस प्रकार से देखो एनर्जी गैप कम होता जाएगा। यहां देखिएगा ध्यान से, n बराबर है 4। तो यहां पर हमारे पास में कौन सी है, थर्ड उत्तेजित अवस्था है। और इस अवस्था में जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और बच्चों जब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये n बराबर 5, ये हमारे पास में फोर्थ क्या है, उत्तेजित अवस्था है।
और इस अवस्था में हमारे पास में जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों n बराबर 6 आएगा। फिर ये गैप और भी, ये लाइनें और भी कम होती जाएंगी। फिर n बराबर हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। n बराबर 7 आ जाएगा। फिर n बराबर बच्चों हमारे पास में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी, बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी। और जब हम कहां पहुंच जाएंगे बच्चों, अनंत पर पहुंच जाएंगे। जब हम कहां पहुंच जाएंगे, अनंत पर पहुंच जाएंगे, तो यहां पर जो अनंत पर जो ऊर्जा होगी वो हमारे पास में कितनी होगी, 0 होगी। और इसके बाद में ऊपर हमारे पास में जो अवस्था होगी वो अवस्था बच्चों हमारे पास में कौन सी होगी, वो अवस्था होगी बच्चों कौन सी, आयनित अवस्था। कौन सी, आयनित अवस्था होगी। ठीक है ना। तो ये बात हमें अच्छे से पता होना चाहिए। बस आज हमने ये बेसिकली ये बातें ही की है कि मूल अवस्था क्या होती है, उत्तेजित अवस्था क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण क्या होता है, आयनित अवस्था क्या होती है, उसके अंदर एनर्जी क्या होती है, हाइड्रोजन एटम की मूल अवस्था में ऊर्जा क्या होती है, मूल अवस्था में कुल ऊर्जा क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है ना, ये बातें की है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अच्छे से समझना। जैसे देखो और भी बहुत अच्छे ट्यूशन बना सकता हूं मैंने आपको बोल दिया कि हाइड्रोजन एटम की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो पहले तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा चेक कर ली, ये आ गई। और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है तो प्लस की 1.5 पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर आपसे बोला जाए तीसरी कक्षा मतलब द्वितीय उत्तेजित अवस्था में हाइड्रोजन एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इसकी क्या होती है, डबल होती है, डबल हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इसमें तीसरे कोष में। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में बच्चों क्या आ जाएगा, हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, क्या आ जाएगा, 2 5 दूनी 10 सल्फाई 1 और 2 1 3 -3.0102 हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम किसी भी कोष की टोटल एनर्जी है उससे काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और बच्चों हम उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी हम उससे क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों अभी भी यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, इस चैप्टर से रिलेटेड या हमारी फिजिक्स से रिलेटेड। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। और बच्चों ये जो है ना ऑन टिप्स आपके अंगुलियों पर अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो स्कूलें जैसे कुछ स्कूलें तो लगना प्रारंभ भी हो गई है और लेकिन कुछ अभी स्कूल बस नहीं जाने आ पाने के कारण अभी कुछ स्कूलें बिल्कुल रेगुलर मोड में नहीं आई हैं अभी। ठीक है ना। तो अभी हमको नवंबर का टाइम और लगेगा, तब तक हम एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है ना। और बच्चों साथ में मैं धीरे धीरे जैसे एटॉमिक फिजिक्स कंप्लीट होती है उसके बाद आपकी ऑप्टिक्स बिल्कुल रेगुलरली रहेगी। और बच्चों अब इवनिंग से आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के भी 1-2 लेक्चर आपको अवेलेबल होने लग जाएंगे। तो जल्दी ही हम 4-5 दिन के अंदर, बस अब ज्यादा नहीं रहा इस चैप्टर के अंदर, अब हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में अच्छी तरीके से बात करनी है। लाइमर, बामर, पाशन, ब्रेग्स और फुंड उन श्रेणियों के बारे में बात करनी है, उनकी आवर्ती और लैम्डा कैलकुलेट करनी है और नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां पढ़नी है और आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, उत्तेजन विभव, इनके बारे में पढ़ना है। इसी के साथ में फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो आज हम हमारी इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर हम आगे कल बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में। और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक है। ठीक है ना, क्योंकि आज मैं प्रारंभ करता तो फिर वो आधा अधूरा रह जाता, कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए कल उसको बिल्कुल
हमारी नई क्लास में लेंगे और बिल्कुल अच्छे से उसको कंप्लीट कराएंगे। तब तक आप इसको बिल्कुल रिकॉल कर लीजिएगा जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया गया है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाय बाय, नमस्कार।